to be part of this beautiful event which we have created आज योगा डे का। मैम मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सभी को म्यूट करने का, थोड़ा डिस्टर्बेंस बीच से आ रहा है। मीनाक्षी मैम अगर सभी से मेरा निवेदन है प्लीज नीचे म्यूट कर लें अपने आपको, ताकि बाकी लोग आराम से सुन सकें एंड मैं भी शेयर कर पाऊँ अच्छे से। आज के इस प्रेजेंटेशन में या जो भी मैं बात करूंगी उसमें मैं इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा मिक्सिंग करूंगी। मैंने मीनाक्षी जी से यही कहा था, प्रेजेंटेशन जो मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगी वो इंग्लिश में है, लेकिन अगर किसी को कोई भी चीज ऐसा लगे, एनीथिंग, प्लीज फील फ्री। आपको बाद में पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं जो भी मैंने I have understood about yoga, I'll try and share it here. तो जस्ट गेटिंग अ लिटिल एक्वेंटेड। मीनाक्षी जी ये स्क्रीन शेयरिंग कैसे करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आई हैव जी मैम, ये गूगल मीट पे जो बॉटम में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जी, जिसमें कि अपवर्ड एरो है। हाँ जी, प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जी योर वो उस एरो से आप जी आप उससे स्क्रीन शेयर कर सकती हैं मैम। जी जी मैम, आई एम एबल टू, लेट मी जस्ट सी। ओके तो यस मैम प्लीज। मैं यूजुअली जूम पे ही कर रही हूँ सारा ऑनलाइन, तो गूगल मीट इज अ बिट न्यू, मैंने अटेंड की है, तो लेट मी सी। क्या आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं मेरी? जी मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओह माय गॉड, ये इतनी सारी क्यों आ रही हैं? Should I stop? One second, I'll try again. Okay. I'm really sorry, guys. Just give me one more minute. Okay. मीनाक्षी जी क्या आपको अभी दिख रहा है क्या? आप थोड़ा सा बताएंगे? जी मैम, हाँ मैम, आपका ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, कर दीजिए ठीक है जी। So let me see. Slideshow. क्या आप सभी देख सकते हैं आप स्क्रीन को? मीनाक्षी जी क्या आप स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ मैम, आपकी स्क्रीन शो हो रही है जी। थैंक यू। प्लीज। So लेट्स डायरेक्टली कम टू द टॉपिक। जो आज का हमारा, आज हम लोग सब मिले हैं, सभी लोग साइकोलॉजी या योग कहीं ना कहीं से इससे जुड़े हुए हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैम ने कहा अभी कि फिजिकल योगा तो काफी प्रचलित हो चुका है और सबको पता है, लेकिन जब हम बात करते हैं मानसिक तौर पे समझने की इस चीज को, तो हमें सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है समझना कि हाउ how much are we understanding the actual part of योग या योगा जो आजकल बोला जाता है, और कितना हम समझते हैं उसके बारे में, हमारे बेनिफिट्स जो हमारी सिर्फ बॉडी पे ही नहीं, हमारे पूरे एक होल बीइंग पे होता है। जब मैं ये बात करती हूँ तो मैं जाऊंगी बहुत पहले उपनिषद में जहाँ से योग आया है,
मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी लोगों से कि प्लीज म्यूट रखें अपने आप को, और जो भी कुछ आपके मन में है पूछने का या बोलने का उसे चैट बॉक्स में टाइप कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलबींग में। जब हम वेलबींग की बात करते हैं तो हम ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज वेलबींग। एक अच्छा स्वस्थ शरीर ही है सिर्फ, या उसके अंदर भी कुछ है? क्योंकि क्या हम ऊपर से अच्छे स्वस्थ रहें और अंदर से हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, उसे हम स्वस्थ रहना कहेंगे? सो डेफिनेशन जो वेलबींग की है, दैट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का यहाँ पे मतलब ये है कि हर चीज में एक प्रॉस्परस एटीट्यूड है, मतलब आप प्रोग्रेसिव है, आपका ग्राफ जो पहले था उससे बेहतर, जो पहले था उससे बेहतर। और ये चीज हमें अपने आप से देखनी है, किसी और से नहीं। सो बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेलबीइंग इज हेल्थी, हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, या जो मोदी जी ने इस साल का थीम रखा है, वासुदेव कुटुंबकम, जो सबके लिए है, तो वो योग जो हमें अपने आप से ही नहीं पर सबसे जोड़ता है, और सबसे जोड़ता ही नहीं है, उसे आगे प्रॉस्परस और प्रोग्रेसिव ग्राफ की तरफ ले जाता है। अब ह्यूमैनिटी क्या है? वाई ह्यूमैनिटी, और वाई योगा इज कनेक्टिंग टू ह्यूमैनिटी? क्योंकि आज की तारीख में ये हम सब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस तो हैं, मतलब इंसान तो हैं, लेकिन क्या वो इंसानियत, वो ह्यूमेन, जो ह्यूमेन फीलिंग है ऑफ बीइंग ह्यूमन, एक इंसान का इंसान होना कैसे इंपॉर्टेंट होता है? जब उसके अंदर कंपैशन होता है, जब उसके अंदर एम्पैथी होती है, जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के प्रति हमारे भाव विनम्र होते हैं, करुणा होती है, दैट टाइम वी आर एक्चुअली इन दैट ह्यूमन फॉर्म, एंड दैट इज बीइंग ह्यूमेन। सो ह्यूमैनिटी कुछ नहीं है, बट ये एक स्टेट है उस व्यक्ति के अंदर का, जिस वक्त वो अपना ही नहीं, हर लिविंग बीइंग, आसपास जितने भी, इवन जानवरों के लिए, इवन पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए, हर चीज के लिए एक करुणा भाव, एक कंपैशन भाव, एक एम्पैथी रखता है। वो सोचता है ना कि सिर्फ अपने बारे में, पर दूसरे के नजरिए से। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज बीइंग ह्यूमन। नाउ हम आते हैं ये समझने के लिए कि हम योग को क्यों यहाँ जोड़ रहे हैं और इसका क्या मतलब है, और हाउ इज साइकोलॉजी कनेक्टेड, या मेंटल हेल्थ से क्या कनेक्शन इतना डीप है, जो हम पूरी की पूरी एक सोसाइटी, या पूरा का पूरा एक नेशन, या पूरा का पूरा एक वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं। वो सब बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो हमें अगेन वी गेट इट फ्रॉम अवर टेक्स्ट। जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट है वो ये कहते हैं, यत भावो तत भवति। सबसे ब्यूटीफुली कहा गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि जैसे भाव होंगे वैसा ही होगा। मतलब जो आपका बिलीफ सिस्टम है, आप वैसे ही बनते जाएंगे। धीरे धीरे आपकी भावनाओं से, आपकी बिलीफ से, आगे के पूरे प्रोसीजर से आपका माइंड चेंज होता है, आपके थॉट्स चेंज होते हैं, और उससे आपका एक्शन चेंज होता है। वील कम क्लोजर टू दैट नाउ। भगवत गीता का ये एक श्लोक मैंने यहाँ लिया है, जिसके अंदर यही कहा गया है कि वो कृष्ण भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं इसके अंदर कि मैन कंसिस्ट ऑफ हिज फेथ, एक उसका एक फेथ फिक्स है, एंड देन दिस फेथ इज व्हाट ही बिकम्स। जैसा उसका फेथ होगा, उसका बिलीफ सिस्टम होगा, वो वैसा ही बनता जाएगा। उसका नेचर ऑफ द माइंड, बेसिक नेचर उसका वैसा होता जाएगा। बहुत कम हिस्सा है जो हम लेके आते हैं हमारे प्रारब्ध से या संचित से, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम क्रिएट करते हैं आज से। और वो हिस्सा कैसे क्रिएट होता है? हमारे माइंड से। और वो माइंड कैसे क्रिएट होता है? हमारे थॉट प्रोसेस से, जिसपे हम विश्वास करने लगते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस ब्यूटिफुल सिस्टम, ये मैं बहुत अच्छे से इसलिए आपको समझाना चाह रही हूँ क्योंकि ये मैंने मेरी एक्सपीरियंस में देखा है लाइफ में कि बहुत सारे जब हम साइकोलॉजिकल पेशेंट्स या मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस्ड आउट लोगों से मिलते हैं, या उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब मिलकर, तब हमें ये बहुत बार एक नोटिस होती है चीज कि हमारे जितने भी पेशेंट्स कहिए या क्लाइंट्स कहिए या जो भी व्यक्ति, या हम सभी कहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी इसी भंवर में फंसे हुए हैं। बिलीफ और थॉट्स, अगर एक चीज पे हम बिलीव करते हैं, वो हमारी एक फीलिंग को जगा देता है। वो फीलिंग्स इमोशंस के तौर पे हमारे एक्शंस को मोटिवेट करती है। हम उसी भाव से उस एक्शन को ले लेते हैं, और वही एक्शन
रिएक्शन हमें मिलता है। एक रिएक्शन जो बाहर से आता है, वो किसी व्यक्ति से आ सकता है, किसी सिचुएशन से आता है, किसी भी तरह से, दैट इज एन आउटवर्ड रिएक्शन। वो जो रिजल्ट आता है, उससे हमारा एक और बिलीफ सिस्टम और थॉट प्रोसेस चेंज होता है या और प्रगाढ़ हो जाता है। इसका मतलब ये एक साइकिल है जो हमारी एक रैंडम माइंड में प्रोसेसिंग होती है। हम सबको ये जानना जरूरी है कि इस प्रोसेस में हम सभी हैं। आप हैं, मैं हूं, और बहुत से लोग हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप और मैं शायद इतने माइंड से सुलझे और सॉर्टेड हैं कि हम उसको अपने ऊपर इफेक्ट नहीं आने देते हैं, इस साइकिल को ब्रेक करते हैं। कहाँ ब्रेक करते हैं? रिजल्ट और बिलीफ के बीच में। जब वो रिजल्ट से वापस बिलीफ की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं हम उसे ब्रेक कर पाते हैं, इसीलिए हम उसको रिपीट नहीं करते। लेकिन अगर हम रिपीट लूप में हैं, इसका मतलब हम हमारे माइंड से उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो यही वजह है कि योग इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज वेयर डज योगा वर्क? योगा वर्क्स ऑन योर माइंड। अगर पतंजलि के सूत्र पे जाएंगे, अगर भगवत गीता के श्लोक पे योग की जितनी डेफिनेशन देखेंगे, आसन तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है इसका, या प्राणायाम उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक अंश है। लेकिन व्हाट इज योग? अथ योग अनुशासन। अगर हम ये डेफिनेशन लेते हैं तो वो एक अनुशासन है, वो एक अपने आप में प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वे ऑफ लिविंग है। उस अनुशासन में हमें रहना है। वो अनुशासन में अगर रहेंगे तो ये पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरी डेफिनेशन पे भी देखें, युज्यते अनेन इति योगा। युज्यते, युज शब्द से आया। युज्यते मतलब उसको यूनाइट करना। किस चीज को यूनाइट कर रहे हैं? सब एक एक साधारण तौर पे डेफिनेशन देते हैं आत्मा से परमात्मा के मिलन को। लेकिन ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी डेप्थ में जाने की बजाय मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ। युज्यते से यहाँ पे एक बेसिक वर्जन है हम सभी के लिए। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अपने आप से जुड़ना है, अपने माइंड के अंदर उस प्रोसेस को, उसमें योग लाना है, उसमें यूनियन लाना है, ताकि हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में हो, हम उनके कंट्रोल में ना हो। मतलब ये कि टीवी का रिमोट हमारे हाथ में हो, टीवी हमें नहीं चलाए, हम टीवी को चलाएं। वेरी इजी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि हमारी सोच हमें चला रही है आज, या हमारी सोच से हमारा एक्शन आता है और उस एक्शन से हम बन गए। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस सोच को बदल दें, उस थॉट को बदल दें, और अपने माइंड को चेंज करते करते धीरे धीरे हमारे एक्शंस भी बदल जाएंगे? So basically, this is all why we need yoga today. Why yoga is there for well-being. Why yoga is there for humanity. Because इसी एक तरीके से हम compassion ला सकते हैं, एक दूसरे के प्रति एक सरल भाव ला सकते हैं। रिएक्टिव नहीं रहेंगे, हम मोर रिस्पॉन्सिव रहेंगे। अब जब योग के बारे में हम ये देख रहे हैं कि वो जोड़ रहा है अपने को अपने आप से, और हमें ये साइकिल को ब्रेक करना है, तो हमें जरूरी है इसकी सारे अंगों पे ध्यान देना, ना ही सिर्फ इसके एक अंग पे जो कि है फिजिकल एस्पेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिटॉक्स हम उसी से होते हैं। और फिजिकल बॉडी अगर हैप्पी है, हेल्दी है, तो ही हम धीरे धीरे अंदर जा पाते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहला कवच है जो हमने पहन रखा है बाहर से। सब कुछ सबसे पहले इसी पे लगता है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, अंदर से इस पे इफेक्ट आ रहा है। सो द माइंड इज अफेक्टिंग द बॉडी। सब लोग ये सोचते हैं कि बाहर की दुनिया से हम अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस दुनिया का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता, पहले हमारे थॉट पे आता है, फिर उससे हमारी फीलिंग्स पे जाता है, फिर फीलिंग्स के थ्रू हमारे बॉडी पे चला जाता है, एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग दैट सिम्टम्स। जो चाहे हमें मेंटल सिम्टम्स फील हो या फिजिकल सिम्टम्स फील हो, किसी भी तरह के एलिमेंट्स के सिम्टम्स फील होने लगते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल अबाउट ये यम क्या है, नियम, आसना, बिकॉज आई एम श्योर आज का टॉपिक वो नहीं, और इतने डिटेल में जाने के लिए आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आप सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इस बारे में। लेकिन जस्ट ग्लिम्स में बता रही हूँ कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 जो अष्टांग योग के लिम्स है हमारे, ये जो स्टेप्स हैं, ये सारे जरूरी हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले 2, क्योंकि ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये हमारे वो अमेंडमेंट्स हैं, ये वो शिलाएं हैं जिनके ऊपर पूरी इमारत
टिकी हुई है। अगर हम सत्य नहीं बोल रहे हैं, अगर हम अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, अगर हम अस्तेय का पालन नहीं कर रहे, या हम तपस नहीं करना जानते, या हमें संतोष नहीं है, इन 10 में से अगर एक भी इधर उधर होता है तो उससे हमारा अंदर का सिस्टम पूरा का पूरा ना चेंज हो जाता है। आप देखिए, कोई भी एक चीज उठा लीजिए, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल, सपोज संतोष ले लेते हैं। अगर मुझे कंटेनमेंट नहीं है तो मेरे अंदर एक ग्रीड की, एक लालच की भाव है, मुझे और चाहिए और चाहिए। अपने आसपास देखिए, बहुत लोग उस दौड़ में हैं। तो इस दौड़ में हम अगर संतोष रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली उस चेन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन हमें संतोष नहीं है तो हम उस चेन में बार बार हैं। अब उसका एक रिएक्शन होगा, बॉडी क्या एक्शन लेगी? बॉडी चाहेगी और काम करना, बॉडी चाहेगी और ये करना। इट विल रन आफ्टर इट, और अल्टीमेटली हम वापस उसी बिलीफ सिस्टम में आएंगे कि अगर हम काम नहीं करेंगे ऐसे दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, सब कुछ छोड़ छोड़ के, तो हम ग्रो नहीं करेंगे या हमारी सक्सेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी से कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर आ रहा है कि सक्सेस की डेफिनेशन ये है। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को सक्सेस बोल दिया, या एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट को आपने सक्सेस बोल दिया, तो आपको वो मैच करने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप में संतोष है, अगर आप अंदर से जुड़े हुए हैं, युज्यते अनेन इति, तो युज वर्ड का अंदर से कनेक्ट है आपके। हम पहले अपने आप से जुड़े, परमात्मा से स्पिरिचुअली हम कनेक्ट होंगे। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी आज की लिविंग पोजीशन में, इस सोसाइटी में, इस दिनचर्या में, आज की सिचुएशन में हमें कोप अप करना, स्ट्रेस नहीं होना, सबके प्रति एक प्रेम भाव रखना, पेशेंस रखना, एडजस्टमेंट और एडेप्टेबिलिटी का भाव रखना। ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ये ब्रह्मचर्य से आएंगी, ये संतोष से आएंगी, ये तपस से आएंगी। जब तपस रखेंगे, ईश्वर प्रणिधान कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है योग का, जिसमें ये बिलीफ सिस्टम पहले दिया जाता है। कहीं ना कहीं किसी एक एनर्जी को आप कनेक्ट कीजिए, उसमें बिलीव कीजिए, और उसके बाद उस एनर्जी की एनर्जी में अपने आप को लीन कीजिए। एनर्जी की एनर्जी कैसे हुई? क्योंकि अगर मैं किसी को बिलीव कर रही हूँ, कोई भी गॉड हो, कोई भी एनर्जी, वट एवर द यूनिवर्सल पावर, देन ऑटोमेटिकली आई विल ट्राई टू बी लाइक इट। हम नहीं बोलते हनुमान जी का करते हैं, अरे हमें उसी बल आएगा, हमें डर नहीं लगेगा, निडर रहेंगे। क्यों? वो व्यक्ति या वो उसकी काया से नहीं है, उसकी क्वालिटी से हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। सभी जगह हम जो भी पावर से, या जो भी देवी देवता से, या कोई भी, आप अगर किसी और गॉड को मानते हैं, जिसको भी करते हैं, उसके एक नॉर्म्स हैं, एक धर्म, उसके हर किसी के एक अमेंडमेंट्स धर्म है, उसको हम फॉलो करके उससे कनेक्ट करते हैं। So this is all what is important, and that's why yoga makes an impact on every individual. And अगर हमें योग से ह्यूमैनिटी की तरफ, एक वासुदेव कुटुंबकम की तरफ जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अपने इस सिस्टम को समझना, जहां पे हम अपने आप से इसको इस कदर जोड़ लें कि ये हमारा एक वे ऑफ लिविंग बन जाए। ये नहीं कि हम इसे एक प्रैक्टिस की तरह कर लें, हमारी बात में हो, हमारी शालीनता में हो, हमारे व्यवहार में हो, हमारे आचार में हो, हमारे विचारों में योग हो। और योग का मतलब क्या है? वो यही से है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि हमारे जो 5 लेयर्स है, ये पंचकोशा जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको उपनिषद में मिलेगा, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है ये। और ये बेस होता है सब चीजों का, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो एक क्रिएशन है, जो हम कहते हैं मैं हूं, ये मैं क्या है? ये एक शरीर है, अन्नमय कोशा। इस अन्नमय कोश को हमें स्वस्थ रखना है, फिजिकल बॉडी। उसके बाद हमें स्वस्थ रखना है हमारी एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोशा को। प्राणमय कोशा को स्वस्थ रखते ही हम पहुंचते हैं अपने मनोमय कोशा। मैंने जैसे कि आपको बताया, फीलिंग्स की तरफ। अब फीलिंग्स का जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं, वैसे ही आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, एंड माइंड टेक्स द पावर। विज्ञानमय कोशा, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? उसको कनेक्ट करने के लिए आपको विजडम चाहिए, ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान का महासागर योग में बसा हुआ है। इतना कुछ है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। उसके बाद आता है एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, वो है आनंदमय। वहां तक पहुंचने के लिए हमें इन सब को, सबसे पहले हमारे फिजिकल बॉडी को हेल्दी करना है, हैप्पी करना है, फिर अपनी प्राणमय कोशा को, एनर्जी बॉडी। कैसा लगता है कभी कभी किसी से मिलके, किसी का चेहरा देख के, किसी से, अभी यहीं पर अगर आप अपने सबके वीडियोस ऑन करेंगे, अभी एक बार वीडियो कैमरा ऑन कीजिए, सबके चेहरे देखिए, आपको अपने आप एक अलग एनर्जी फील होगी, जबकि हम आसपास भी नहीं है, फिर भी हमें फील होती है एनर्जी। एनर्जी ट्रैवल करती है, और वो कैसे एनहांस होती है?
प्राणमय कोशा को एम्पावर करिए, नर्चर कीजिए। मनोमय कोशा, भावनाएं, इमोशंस के बिना तो हम हैं ही नहीं, इमोशंस हैं और रहेंगे। नेहा मैम सॉरी, एक्चुअली आपकी पीपीटी की स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही हैं। अब हो रही है क्या? फ्रंट स्लाइड है। अब हो रही है क्या मैम? नहीं मैम, फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है आपकी, ओहो, जो लेफ्ट साइड में पैनल बना हुआ है जी। मैं कैसे, ये चल रहा है क्या अभी? यस जी जी, आप की टू वेलनेस वाली साइड ओपन हुई, यस। अब चेंज हो रहा है क्या मैम? मैम यत भवो तत् भवती वाली स्लाइड है ये। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक जी। अभी तक का मैंने जो भी बोला, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को देखा। लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट। आपको मतलब सुनाई सब आ रहा था ना अच्छे से? आई मीन दैट वाज देयर। जी जी मैम, बिल्कुल ठीक है, ऑडिबल, बिल्कुल प्रॉपर। मैं स्लाइड्स को ऐसे चला देती हूँ अभी एक स्लैंग में, ताकि आप लोग सब देख सकें। And then I'll continue. So I was talking about the belief system, that how feelings और action से result आता है, और ये साइकिल की तरह हम इस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यम नियम की बात की कि कैसे हम यम नियम और आगे भी हम अष्टांग योग, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हम इन सब चीजों से अपने आप को नर्चर कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली है हमारा मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल कंट्रोल, एक कनेक्ट जो अपने आप से बनाना है। उसके लिए मैंने डेफिनेशन आपको जो बताई थी योग की, युज्यते अनेन इति योग ले या अथ योग अनुशासनम ले। तो हम योग को किस तरह अपनी एक पूरी ह्यूमैनिटी से जोड़ते हैं, या एक पूरा का पूरा वेल बीइंग एक पैकेज की तरह जोड़ते हैं। इसलिए ये पंचकोश का सिस्टम है, जो उपनिषद से मैं इसी के बारे में भी बात कर रही थी, कि कैसे हम अपनी फीलिंग्स, इमोशनल बॉडी के बिना कुछ भी नहीं है। बिकॉज हमारे अंदर सबसे पहले क्या आता है? भाव आता है। उस भाव से ही ट्रिगर होके माइंड में एक थॉट आता है, और उस थॉट के बाद हम उस थॉट पे एक्शन ले लेते हैं, और उस एक्शन को जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वैसे ही एक रिएक्शन हमें बाहर से भी मिलता है। जैसा भी एक्शन होगा उसका वैसा रिएक्शन होगा। सेम न्यूटन्स लॉ की तरह कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो ऑटोमेटिक आएगा और वो आता जाएगा हमारे पास, और हम उस साइकिल में रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने विज्ञान में कोश को कंट्रोल कर सके, उसको अपने एम्पावर कर सके, उसको हम अपने आप से मैच कर सके, बिकॉज अगर हम इसको नहीं कर पाए तो हमारा पूरा का पूरा जो कंट्रोल पावर है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी लाइफ में आगे सब कुछ हो रहा है, वो सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह काम नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में भी सब ये हो रहा है और हम क्या करें। मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो आज हो रहा है वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, और वो रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है? हमारे अंदर से। अगर आप सोच रहे हैं किसी के आने से, अरे यार ये काम तो नहीं होगा, अरे यार ये तो नहीं होगा, पता नहीं ऐसा नहीं है, वो मना कर दे, हम ये सोचते 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 आप अगर कहीं एंटर करें, आपकी एनर्जी कितनी डिफरेंट है, आपका माइंडसेट कितना डिफरेंट है। और उस माइंडसेट, उस बिलीफ सिस्टम से, आई जस्ट गो बैक अगेन ये वाली स्लाइड पे, हमने ये थॉट रखा है, बिलीफ रखा है कि ये काम बिगड़ जाएगा या ये नहीं होगा, ये हमारा बिलीफ हो गया। उससे फीलिंग क्या आई? फीलिंग आई डर की, एक डर की फीलिंग आई, यार क्या पता नहीं होगा, ये हो जाएगा, उसके बाद ये होगा। थॉट प्रोसेस चल रहा है अंदर, फीलिंग हमारी डिफरेंट होती जा रही है मोमेंट बाय मोमेंट। और उसका एक्शन क्या होगा? जैसे ही हम एक्शन लेने जाएंगे, या तो कहीं नर्वसनेस आ जाएगी, या कहीं हमसे कुछ गलती हो जाएगी, या एक्चुअली में हमारे एक्सप्रेशन या किसी चीज से सामने वाले का जो रिएक्शन है वो हो सकता है सच में अच्छा ना आए, और हमें क्या लगेगा जैसे ही बाहर निकलेंगे, अरे यार मुझे तो पहले से ही पता था कि ये तो ऐसे ही होने वाला है। हमने उसे क्रिएट किया है, वो हुआ नहीं है, हमने उसे किया है। एंड दिस इज द की पॉइंट. This is the key point for all of us to understand, even when we are dealing with us or we are dealing with patients, कि उनका बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, वो जड़ पे काम करना है हमें, तब जाके उनके आसपास का। और ये एक दिन में या एक पल में नहीं होता है, इसको टाइम लगता है, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। और इस प्रोसेस को इजी करने के लिए ही योग इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारा पूरा, ये एक
5 लेयर सिस्टम है, और विज्ञानमय कोश तक पहुंचने के लिए थोड़ा 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 हर पार्ट को नर्चर करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले फिजिकल लेवल की बात करें, तो फिजिकल लेवल के लिए हम कैसे इसको एनहांस करेंगे? योग आसन करके। आसन करते हैं तो फिजिकल बॉडी हेल्थी रहती है, हैप्पी रहती है, वेल बीइंग रहती है। अब हम प्राणमय कोश के लिए क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे, ब्रेथ वर्क करेंगे। कभी भी नोटिस कीजिए, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप एंग्री हैं, जो भी इमोशन चेंज होता है, आपकी सांस भी बदल जाती है ऑटोमेटिक। तो कनेक्शन कितना स्ट्रांग है? आपकी सांस का कनेक्शन आपकी फीलिंग से है, और आपकी फीलिंग और सांस दोनों का कनेक्शन आपकी बॉडी से है। कभी भी देखिए, ऐसे टाइट हो जाएगा, गुस्सा आएगा तो एकदम ऐसा होगा, मुंह में ऐसे चपचाएगा, ये सारी फीलिंग्स कैसे आई? ऑटोमेटिक माइंड ने मैसेज दिया, फीलिंग ने माइंड को बोला, माइंड ने फटाफट हमारी एनर्जी को बोला, ब्रेथ ऊपर नीचे हुई, और वैसे ही मेरी बॉडी टाइट हो गई। ऑटोमेटिक हो रहा है, इट इज एन ऑटोनॉमस सिस्टम। इसको हमें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन इस सिस्टम को अगर हमें मैनुअल करना है तो हमें इसका रिमोट लेना पड़ेगा। वील हैव टू टेक दैट रिमोट, एंड दैट रिमोट इज आवर थॉट्स। विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय एक 4th लेयर है, बहुत डीप लेयर है। उसके बाद सीधे आनंद है, उसके बाद सीधे परम आनंद की महसूस होता है, ब्लिसफुल बॉडी है। लेकिन अभी हम स्पिरिचुअल साइड नहीं जा रहे हैं, मैं फोकस कर रही हूँ विज्ञानमय कोश पे। वहां पर हमें इसको चेंज करना है। जैसे ही वो थॉट, एक बिलीफ चेंज हुई, वैसे ही हमारी रियलिटी चेंज हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मैंने मेरे बहुत सारे ओसीडी के पेशेंट्स को देखा है कि इस सिस्टम से उनको बहुत बेनिफिट मिला है। इवन डिप्रेशन, एंजाइटी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल डोंट हैव इन रियलिटी, इट इज ऑल इन द माइंड। कहते हैं ना, ये सब तुम्हारे दिमाग का ही है, तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। ये सब चीजें क्यों आती है? क्योंकि ये सच भी है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भरा हुआ है, और वही हम आगे रियलिटी में देखते जा रहे हैं। और वो हमें दिखता है तो उस पर यकीन और होता है, फिर हम वही करते हैं, फिर वो दिखता है, फिर यकीन और होता है, और उस साइकिल को हम रिपीट करते जाते हैं। नाउ simple things, I just kind of narrow it down. यही एक पार्ट भी था मेरे TEDx में जो मैंने टॉक दिया था मॉरिशस में, वहां का, that basically it's very simple to be healthy. It's not very difficult, but हम सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं? बिकॉज हमारी आदत है, वी हैव, जैसे गूगल है, बहुत सारी जानकारी, ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर एक्सेसिव डेटा एनहांस, ये हमारे पास आजकल एक हैबिट तौर पे आ गया है। तो हमें छोटी छोटी चीजों में आता ही नहीं है समझ में ये चीज। जैसे सिंपल सी चीजें हम कहते हैं ना, बच्चा बन के देखो, एक बच्चे को स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो अपने आप में जी रहा है। देन द मोमेंट द माइंड गेट्स लाइक अ चाइल्ड, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको छोटी चीज में बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन आज आपको बड़ी बड़ी भी मिल रही है, वो कम लग रही है। क्यों? क्योंकि माइंड इज एक्सेसिवली वर्किंग। सो बेसिक वेलनेस की कीज क्या है? मूवमेंट्स फॉर द फिजिकल बॉडी, देन नेचर। नेचर से कनेक्ट करते हैं जब भी हम, कोई भी 5 एलिमेंट से आप कनेक्ट करेंगे तो आपके अंदर के 5 एलिमेंट्स में एनहांसमेंट फील होगा, बिकॉज हम बने ही उन पंच महाभूत से हैं। तो प्राणायाम कीजिए, इससे आपकी प्राण वायु स्वस्थ होती है, and then you become healthier on that. So the whole idea of gratitude and forgiveness, which works immensely on your emotional body, and इस पे I can talk a lot maybe some other time when I get a chance, because 2 सिंपल चीजें हैं, उससे आपकी 60 to 70% emotional problems and blockages of your life can be sorted out. अगर आप ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस के एटीट्यूड में आ जाते हैं, आपका एक प्रोसेस बन जाता है कि यार, आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर व्हाट आई हैव, एंड आई फॉरगिव ऑल एंड एवरीथिंग फॉर व्हाटएवर हैज नॉट हैपेंड गुड। कुछ भी ऐसी चीज, ये एक एटीट्यूड बनाना है। इस एटीट्यूड में आते ही आपकी इमोशनल बॉडी एनहांस होती है, नर्चर होती है। Now the last, which is meditation and mindfulness. Now this process is very important to still the mind. ये सबको पता है, ध्यान। जब माइंड रिलैक्स होता है, स्टेडी होता है, काम होता है, एजिटेशन, वृत्तियां कम होती हैं उसकी, तो ऑटोमेटिकली आप क्लैरिटी में डिसीजंस बेटर ले पाएंगे, एक्शंस बेटर ले पाएंगे, कंट्रोलिंग पावर अच्छा रहेगा, एनहांसमेंट अच्छा रहेगा इन सब चीजों से। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर योर विज्ञानमय कोशा। सेल्फ लव को मैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ क्योंकि हमें कलयुग है, आसपास का जो सिस्टम है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और
टॉकिंग लैंग्वेज भी हमारी ऐसी हो गई है, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को डरा दिया जाता है या इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं। सबसे एग्जाम्पल बेस्ट है इस बात का कि हम बहुत से लोग, अगर हम सर्वे करें तो हम भगवान के पास भी भक्ति भाव से ज्यादा डर के भाव से जाते हैं। भाई एक एनर्जी उस वहां जाने की भी एक नेगेटिव एनर्जी हो गई है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पॉजिटिव, की प्रेम भाव से जाने की बजाय डर के भाव से जा रहे हैं हम। तो जब इस तरह के हम सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो सेल्फ लव इसलिए जरूरी है ताकि वो आपको प्रोत्साहन दे, आपको मोटिवेट करे और आपको अग्रसर करे उस मार्ग पे, क्योंकि आसपास वाले आपको शायद नेगेटिव एनर्जी से पुल डाउन करेंगे, कह रहे नहीं तुम ये कैसी बातें करी, ऐसा थोड़ी होता है, देखो सब बोल रहे हैं ऐसे करोगी तो ऐसा ही होगा। लाइक एग्जाम्पल है, आपको सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सच बोलने से थोड़ी है, सच ही सच ऐसे हो ही नहीं सकता, आपको थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है, इट इज मैंडेटरी, आज तो कंपलसरी है आज की दुनिया में। लेकिन हम अपने आप को जब थोड़ा सा सेल्फ लव मोड में जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, I don't have to pull myself down because the whole world is going down. I will try and stick to it. It will be a slower process. It will be a tougher process. It will be a challenging process. और इन सब चीजों से कैसे हम बाहर आएंगे? प्यार से, self love. Loving yourself, understanding yourself, enhancing yourself, nurturing yourself, and keeping that community. वैसे ही तरह के लोगों के साथ उठना बैठना करें, ज्यादा से ज्यादा कर सके। बाकी अगर नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट दिन का कुछ समय अच्छी किताबों में जाए, अच्छे वीडियोस, ऑडियोज या समथिंग दैट हेल्प्स यू टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। ऑटोमेटिकली दिस विल चेंज द सिस्टम इन द बिलीफ सिस्टम इनसाइड। नहीं तो बाहर के सिस्टम से हमारे इस बिलीफ सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस अपने आप हो जाते हैं, और इसमें से बहुत सी चीजें अननोइंगली होती हैं सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट 5 to 7%, बाकी 95% तो हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव है, तो वो लेता जाता है, वो डेटा लेता जा रहा है और एक सिस्टम बनाता जा रहा है एवरी मोमेंट। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू जस्ट फॉलो दीज सिंपल थिंग्स, सिंपल चीजें लें, और इसमें योग, आप आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, साथ में आप नेचर से कनेक्ट हो, प्रकृति के उस माहौल को अपने से दूर ना होने दें किसी भी तरह। वहां अगर हम बाहर नहीं जा सकते ज्यादा तो घर में थोड़े पेड़ पौधे ले आए कि भाई ठीक है हम यहाँ ये लगाते हैं, उसमें देखते हैं, कोशिश करें कि कनेक्शंस आपस में एक लविंग कनेक्शन बना रहे, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, अपने आप से है, ऑटोमेटिक दीज थिंग्स वर्क। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, don't just do the physical part of the practices, but I would always tell, and I always tell this to my students and my clients, कि आपको एक बेहतर इंसान बनना है। इसीलिए जो मेरा मतलब नाम भी है ITI, इट इज जस्ट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान जो एक बेटर इंसान बनने की प्रोसेस में है। और वो कैसे होगा? वो योग से होगा, बिकॉज ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक शैली है जीवन जीने की जो हमें इतने प्रॉपरली दी गई है कि इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी है। दैट्स व्हाई आई फील दैट योगा इज द मस्ट फॉर well-being of the entire humanity, and that humane feeling is so important today because day by day वो कम होती जा रही है। आज हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, ऑटोमेटिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ वासुदेव कुटुंबकम की, और यहाँ अपने हमारे छोटे छोटे कुटुंब भी टूट रहे हैं। तो we really need to understand what is that seed to it, and I feel if we follow the lifestyle of being a yogi, just these few tips, if not too much, if not getting too much into that spiritual side of it or not getting too much into the deeper side of it, at least उसका एक अंश भी हमने अगर हमारे अंदर उतार लिया तो भी हमारा ये जीवन बहुत बहुत सुधर जाता है। हमारे भाव बदल जाएंगे तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमारी सोच बदलेगी तो हमारे एक्शंस बदलेंगे, हमारे एक्शंस बदलते हैं तो सामने वाले के भी रिएक्शंस बदलेंगे, और वो बदलेगा तो एक्चुअली में आपको लगेगा कि आपका रियल वर्ल्ड, आज की जो आपकी दुनिया है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो गई है। With this note, I really would say thank you to all of you. The whole thing, I'm sure everybody has understood. और अगर इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आप पूछना चाहते हैं, या आई थिंक मीनाक्षी जी आप बता दें अगर 5 मिनट का ऐसा कोई समय। I've not seen it. करना चाहूंगी
या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने जो इतनी ज्यादा इतनी गहरी बातें आपने बहुत ही कम समय में हमारे निवेदन पे बहुत ही ब्रीफ में आपने उसको इतने अच्छे से सरल शब्दों में समझाया कि हमारे सारे श्रोता समझ सके आसानी से। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो आपने योग का इम्पोर्टेंस बताया, जो रिएक्टिव और रेस्पॉन्सिव होने में जो डिफरेंस हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए, बाहर से अंदर की ओर ना जाते हुए अंदर से बाहर की ओर आना चाहिए, ये वो जी चीज है जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमें आज समझने की जरूरत है। आपने इन चीजों को इतनी सरलता से बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम एक क्वेश्चन जो है वो जानना चाह रहे हैं कि योग का इम्पोर्टेंस क्या होगा जिन लोगों में बहुत ज्यादा क्रोध या इंटेंस इमोशंस होते हैं, उसमें योग किस तरह से हेल्प कर सकता है, ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा, देखिए हमारे इमोशंस हमारे स्वभाव का एक हिस्सा है। जैसे हम इंसान हैं तो इमोशंस होंगे ही, हम उनसे भाग नहीं सकते, उन्हें हटा नहीं सकते, लेकिन हम उनको उन पे काम कर सकते हैं और उनको तराश सकते हैं। जैसे कि प्रेम का भाव है या क्रोध का भाव है, ये भाव है वो रहेगा। जैसे गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध आने के बाद और बाहर जाने से पहले जो एक प्रोसेस है वो हमारे भीतर होता है। जब भी कोई भाव आता है वो हमारे अंदर आता है, और जैसे कि मैंने उस फ्लो चार्ट में दिखाया था कि एक्शन लेते हैं हम, फिर रिएक्शन आता है। लेकिन उस एक्शन के और उसके बीच में जो है हमारे अंदर जो प्रोसेस है, उसमें योग काम आता है। जैसे कि अगर हमें क्रोध आ रहा है और अगर हम उस क्रोध को उस वक्त अपने मेंटल स्टेबिलिटी से रिएक्टिवनेस की जगह रिस्पॉन्सिवनेस में फोकस करें, और वो तभी हो सकता है जब उस मोमेंट पे हमारा कंट्रोल है। नहीं तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो मैं बहुत ही रिएक्टिव में बात करूंगी, मुझे किसी ने कुछ कहा और मैंने तुरंत जवाब दिया। लेकिन अगर मैं योग करती हूँ, मेरा मेडिटेशन का रोज का प्रैक्टिस है, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है, तो जैसे ही बाहर से आएगा मैं बोलूंगी अरे इसने ये कहा क्योंकि इसको ऐसा लगा, और ये उस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या मैं इसी स्टेट ऑफ माइंड में हूं कि मैं इसको ऐसे रिएक्ट करूंगी, तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा? जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि गुस्से में किसी ने आपको कुछ कहा तो उसके कहने से वो आप नहीं बन जाएंगे, लेकिन हमें वो क्यों फील होता है? क्योंकि हम वो ले लेते हैं। अगेन बुद्ध भगवान की एक स्टोरी में से एक बहुत शॉर्ट सी स्टोरी है, पर मैं उसका बस मैसेज दूंगी यहाँ पे कि कोई आपके पास अगर कोई चीज लेके आया और आपको देना चाह रहा है, आपने घर का दरवाजा खोला और उसके हाथ में आपने देखा उसके घर का सारा कचरा है, वो कचरा आपको देना चाह रहा है। अगर आपने उसे ले लिया तो ही वो आपका हुआ। अगर आपने दरवाजा बंद कर दिया है उस वक्त, आपने नहीं आने दिया उसे अंदर, तो वो आपका नहीं हुआ। हमारे इमोशंस इसी तरह हैं। हमारे अंदर जो हो रहा है वो हमें पता है, उस पे हमारा कंट्रोल है, बाहर वाले पे नहीं है। लेकिन हम एक बाउंड्री हमारे अंदर बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट। आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपके माइंड पे पावर आती है कंट्रोल करने की, और वो कंट्रोल सप्रेशन नहीं होता है, उसको दबाया नहीं जा रहा है, उसको निखारा जा रहा है। आपके अंदर कंपैशन आता है कि अरे इसका आज मन अच्छा नहीं है, या इसको चिड़चिड़ हो रही है, इसको इतना ज्ञान नहीं है लेकिन मुझे है। जैसे हम बच्चे के साथ करते हैं, बच्चा कुछ हरकत करता है, हम उसे थप्पड़ नहीं मार देते छोटपन में, हम ये सोचते हैं अरे ये तो बच्चा है चलो छोड़ो। जैसे हम अपने बुजुर्गों के साथ कभी कभी करते हैं, हमें क्या लगता है अरे इनको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन हम हमारे बराबरी वालों को क्या सोचते हैं कि अरे नहीं इसको तो पता होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि ज्ञान, योग का ज्ञान किसी उम्र पे नहीं होता, कोई पहले मैच्योर हो जाता है। कई बार ये चीज देखी गई है कि ज्ञान का, विजडम का होना इंटेलिजेंस का होना नहीं है। आपने एजुकेशन बहुत कर ली है, आप बहुत सक्सेसफुल कई मायनों में हो गए, आपकी एज बहुत हो गई, लेकिन क्या आपको विजडम है? क्या आपका संयम है? क्या आप में करुणा भाव है? क्या आप ये समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति से वो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आपकी स्थिति से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इट इज अ चॉइस। आप हमेशा याद रखिए, क्रोध उससे ज्यादा आपका नुकसान करता है, वो आपको ज्यादा कष्ट देता है। वो फायर जो क्रिएट हो रही है वो पहले आपको जला रही है। इसलिए क्या वो वर्थ है किसी और की गलती पे या किसी और के लिए अपने आप को जलाना? इसीलिए सेल्फ लव कहा मैंने।
अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो खुद को कष्ट नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमेशा याद रखिए ये मैसेज, कभी भी गुस्सा आए अपने आप को नहीं तकलीफ देंगे तो क्या करेंगे, दूसरे को भी नहीं देंगे, क्योंकि हम काय का पालन करते हैं, अहिंसा का। किसी भी जीव को हम हर्ट नहीं करेंगे, और वो किसी भी जीव में अपना जीव भी है, अपनी आत्मा भी है, अपने आप को भी कोई कष्ट नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, सहन भी नहीं कर लेंगे। किसी ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ लेके आ गए, लेकिन थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देंगे। We will find a way to respond to the situation, and for that yoga is needed, because to work on the mind meditation is needed, and meditation is a part of yoga. ध्यान कीजिए, आपके इमोशंस पे, माइंड पे कंट्रोल होगा। फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखिए, पकड़ के मत रखिए। पकड़ के रखेंगे ना तो जब भी वो कुछ बोलेगा फट से पुराना सारा वाला निकलेगा, क्योंकि उसने जो पहली बार कचरा दिया था वो भी रखा हुआ है घर में, फिर वो दूसरी बार आके फिर दे दिया, वो भी रख लिया हमने, फिर तीसरी बार आया वो भी। हमारे घर में हमने कूड़ादान बना लिया। अब जब भी वो आता है घर में, हम सारा कचरा फटाफट, ऐसा लगता है हम इस पे फेंक दें, क्योंकि ये इसी ने दिया है हमें। और अगर वो भी नहीं आता है, कोई और भी आता है, तो हम सोचते हैं उस पे फेंक दें। इसका मतलब है हम बस बैठे हुए हैं कि हमारे पास इतना कचरा है, लो है, कोई भी आओ लो। द बेस्ट पार्ट इज stop being reactive and stop taking things from outside. मना करना सीखिए कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए, और इसको कहने के लिए ऐसे कहना नहीं है, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे, एक कंफर्ट फीलिंग, और माफ करने का भाव कि चलो कोई बात, कल बात करते हैं, आज तुम्हारा बात करने का मतलब वो नहीं है टेम्परामेंट, we'll talk about it later. Lot of ways are there, but I think I could resolve the answer to it. Thank you so Absolutely, much. ma'am. Yeah, thank you so much for answering this question, मैम, जो कि एक मेजॉरिटी स्पेसिफिकली यूथ्स के लिए आजकल बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है ये इंटेंस इमोशंस। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चन। एंड इसके साथ ही हम डॉक्टर नेहा राठा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इतना समय दिया इसमें, और कोशिश करेंगे और हम निवेदन करेंगे कि मैडम को दोबारा सुनने का मौका हमें वापस मिलता रहे इसी तरीके से। Pleasure. थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के लिए जो हमने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। हमारी दूसरी स्पीकर डॉक्टर रीता शर्मा मैडम का स्वागत करना चाहूंगी मैं। जी, डॉक्टर रीता शर्मा मैम। डॉक्टर रीता शर्मा मैम के बारे में मैं बताना चाहूंगी हमारे सभी श्रोताओं को। मैडम जी, मैम ने बीएससी किया है आयुर्वेदिक साइंसेस में, मैडम ने बीएएमएस किया है, योगा और नेचुरोपैथी में भी मैम ने डिप्लोमा किया है, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं मैम, योग विषय में टॉपर रही हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, और मैडम ने योग फिलॉसफी में पीएचडी किया हुआ है। इसके साथ ही मैम ने एक्स टीचर रही हैं इंडियन कल्चर ऑफ विवेकानंद कल्चरल सेंटर, इंडियन एम्बेसी जो कि टोक्यो जापान में है, वहां पर मैडम कार्यरत रही थी 2019 से 22 तक। मैडम ने एज एन आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भी काम किया है रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए भोपाल में 7 साल तक। इसके बाद मैडम ने विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर में। योग विषय के अलावा भी मैडम का रुझान रहा है हिंदी, संस्कृत, वेद में, और इसके लिए भी मैडम ने इंडियन एम्बेसी जापान में अपनी सेवाएं दी हैं। मैडम का अनुभव बहुत रहा है इंटरनेशनल वर्कशॉप, सेमिनार्स, योगा के सेशंस लेने में, विशेष तौर पर जापानीज स्कूल, वहां के टेम्पल्स, यूनिवर्सिटीज, पार्लियामेंट्स में, जिसके साथ ही मिस वर्ल्ड जापान और मिस वर्ल्ड जापान फाइनलिस्ट में भी मैडम ने वर्कशॉप्स ली हैं। मैडम ने जो सेशंस लिए हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जापान के भी सेशंस लिए हैं। जापान की गवर्नमेंट ने मैडम के योग का ब्रॉडकास्ट भी किया है जापान नेशनल टीवी पर। इसके अलावा मैडम का रुझान इंडियन कुकिंग में भी है, जिसके लिए यूट्यूब चैनल पर जो जापान में भी प्रदर्शित किया गया। मैडम योग सर्टिफिकेशन बोर्ड भारत में एम्पैनल लीड एग्जामिनर भी रही हैं, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से किया गया है। मैडम ने इसके अलावा काफी आर्टिकल्स भी लिखे हैं, योग में काफी समय दिया है,
योग इन जापानीज एंड इंटरनेशनल जो मैगजीन्स हैं हमारी, मेट्रोपोलिस जापान, इंडो जापान एसोसिएशन, NIOS, PG डिप्लोमा कोर्सेज में योग और नेचुरोपैथी पर भी मैडम के काफी लेख उपलब्ध हैं। मैडम ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग के लिए भी 2 किताबें लिखी हैं, और PG डिप्लोमा कोर्स जो है योग और नेचुरोपैथी के, उसके लिए भी मैम ने काफी समय दिया है। मैम के लेख उपलब्ध हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर रीता शर्मा मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वेबिनार में। नमस्कार और जी। जी नमस्कार मैम। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत थोड़ा सा समय है, लेकिन इस कम समय में भी हम लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज्ञान गंगा से हमें कुछ प्राप्त हो, जो कि हम थोड़े से समय में बहुत ज्यादा चाह रहे हैं आपसे, लेकिन निवेदन होगा कि आप हमें अपना वो समय और ज्ञान दें। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, और आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज का जो वेबिनार है इसमें अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप सभी को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और फिर हम अपना ये शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे आप, क्योंकि इससे हमारी शेयरिंग बहुत कम होती है, तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इसका। I could see one arrow here, but that Yes, ma'am. maybe this arrow will work. Huh? So आप चेक करके देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो विल हेल्प यू। before that, I have to open my this PPT. No? Just a minute. रीटा मैम, हाँ जी। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा था कि वो नीचे एरो करके मैंने जब स्लाइड शो फुल स्क्रीन किया तो किसी को नहीं दिख रहा था, तो मुझे उसे फिर वापस हटाना पड़ा। हाँ जी। तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ है तो साइड में रख के भी बता सकते हैं जैसे। I wanted to confirm whether I have to keep this presentation open before clicking on this arrow. पहले आप उसको अपनी स्क्रीन पे खोल लीजिए, क्योंकि मैंने भी यही किया था पहले अभी। जब मैं स्क्रीन पर खोल रही हूँ तो ये एरो और ये सब चीजें कोई भी विजिबल नहीं हो रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी आई टेल यू, यू हैव टू ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में एक स्क्रीन का बटन आ रहा है जिसमें आपकी स्क्रीन शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि सेम चीज मैंने अभी की आधे घंटे पहले, तो आई थॉट इट विल बी इजियर। मेरी भी मैम अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आई ट्राई, क्योंकि मैम ने अभी मुझे अपना प्रेजेंटेशन भी भेजा है, तो अच्छा। अगर रीता मैम कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चेक कर लेती हूँ, मेरे एंड से मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ मैम, ऐसा कर लीजिए। दैट एक मिनट जी मैम। जस्ट अ मिनट। मैम गाइड करें क्या? आप एक काम करिए, पहले स्क्रीन शेयर जो आपको ओपन कर रहे हैं ना, उसको ओपन करने के बाद पुनः गूगल मीट में आइए। गूगल मीट में आएंगे ना तो आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, उस डॉट्स पे क्लिक करने के बाद शेयर स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। एक्चुअली जब मैं स्क्रीन ओपन कर रही हूँ तो स्क्रीन जो है वो पूरा एरिया ले रही है, और गूगल मीट वापस मुझे नहीं, मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। आपको दूसरे विंडोज पे जाना पड़ेगा, दूसरे विंडोज से जाएंगे तो वो मिलेगा, क्योंकि वो दूसरे विंडो पे ओपन होता है। ठीक है। अब आपका कहना है कि हाँ, शेयर स्क्रीन। मैम या रीता मैम, इफ यू वांट, ये आपका मैंने पीपीटी वैसे मैं शेयर किया है, आप सभी को विजिबल है आपके लिए। मैंने इसको शेयर करने के लिए किया है, आप प्लीज देखिएगा यदि ये आ रहा है, क्या आ रहा है क्या। हाँ, देख सकते हैं। नो, बट दिस इज नॉट द विच आई एम। एक मिनट आप देखिएगा ये, और अब आपने मेरी स्क्रीन खुली हुई है और मैंने उसको भी एरो को भी अब कर दिया है क्लिक। सो जैसे ही आपने एरो को क्लिक किया होगा, हाँ जी, उसमें एक आ रहा है कि विंडो। यस, विंडो। सो मैंने वो विंडो क्लिक किया अभी। उसके बाद एक बॉक्स खुला है, उस बॉक्स के ऊपर आपका वो विंडो दिखेगा जहाँ पे स्क्रीन है।
उसको क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा शेयर का बटन, उसको दबा दीजिए। शेयर तो आ रहा है, बट शेयर इज नॉट शोइंग ब्लू कलर, सो वो दैट इज ब्लू कब होगा? जब आप उस कर्सर को क्लिक करेंगे उस पे जाके। so it is showing that can't share your screen. ओके अच्छा, रीता मैम, आप अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं शेयर कर देती हूँ, मैं हाँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप इंस्ट्रक्ट कीजिएगा। जी मैम, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, आई गेस आप लोग चेक कर पा रहे हैं। एक्चुअली जब मैंने आपको भेजा था उसके बाद मेरी कुछ स्लाइड्स चेंज हुई थी, तो एनीवे चलिए अब करते हैं ना। ओके जी जी बिल्कुल, बताइएगा, मैं चेंज कर दूँ स्लाइड जी। हाँ जी चलिए ठीक है। अब वो स्लाइड तो आ नहीं पाएगी क्योंकि वो मेरे ही पास है ना, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So I heartily welcome you all for this yoga webinar, which is the holistic approach towards health and well-being. I hope that you all can hear me properly and you can see the screen. It's okay? Can you all hear me? Yes, it's visible and audible. Okay, okay. So you can see here the very first shloka, which is saying about body and soul both. So yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakroktam pravaram muninam patanjalim pranjaliran tosmi. So the first 1/4 part of this ये जो इसका ऊपरी पहला हिस्सा है, एक चौथाई हिस्सा, ये कह रहा है कि योग से हम अपने चित्त, अपनी सोल और अपने मन को शुद्ध करते हैं। इसी तरह से जो आयुर्वेद शास्त्र है उसके द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और ग्रामर से हम अपनी स्पीच को, अपनी जो वाक शक्ति है उसको शुद्ध करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसमें सब कुछ कह दिया गया है। और हम जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें दोनों चीजें बता दी कि योग जो है वो मन के लिए और आयुर्वेद जो है वो शरीर के लिए काम करता है, इसकी शुद्धिकरण के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिएगा प्लीज। So here you can see the topic of our today's webinar. Yoga encourages mental and physical well-being in humanity. देखिए हमारे जो व्यक्तित्व है हमारा, और वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे एक मनुष्य, उसके लिए मानसिक रूप से स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता दोनों जरूरी है और दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। यदि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहता, हमारा मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। और इसी तरह से यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकार आते ही हैं ना, मनोकायिक विकार जिनको कहते हैं वो आते हैं। तो ये हमारा ये वाली स्लाइड ये कह रही है। अगली स्लाइड लीजिएगा प्लीज, क्योंकि समय का भी ध्यान रखेंगे। इस स्लाइड में थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन को समझते हुए ही हम अपने स्वास्थ्य के चारों जो एस्पेक्ट हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। चारों एस्पेक्ट में WHO तो सिर्फ 3 एस्पेक्ट की बात करता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एस्पेक्ट की। और वो ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बीमारी नहीं भी है आपके शरीर में कोई, उसके बावजूद आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन यदि हम कंपेयर करें इसी को ही आयुर्वेद की परिभाषा से, जो कि महर्षि सुश्रुत ने दी थी सुश्रुत संहिता में, उसके अनुसार है सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र जो है वो वात, पित्त और कफ पर आधारित है, और उन्हीं की जब समता होती है या विषमता होती है उसी के अनुसार जो व्यक्ति है वो स्वस्थ रहता है या उसमें कोई विकृति आती है। तो सम दोष मतलब वात, पित्त, कफ जब समान होते हैं। सम अग्नि, अग्नियां जो है 13 तरह की अग्नि हमारे शरीर में है, वो अग्नियां जब अपने बैलेंस में होती हैं
तब एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। इसी तरह से सम धातु, धातुएं 7 तरह की हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुएं। और जो मल क्रियाएं हैं हमारे शरीर से, जैसे स्टूल का बाहर आना समय पर, यूरिन का समय पर बाहर आना, और हमारे शरीर से समय समय पर पसीने का बाहर आना, जब ये तीनों मल समय समय पर बाहर आते रहते हैं तो हम शारीरिक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस परिभाषा में, वो है दूसरी लाइन, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः। देखिए, प्रसन्न होना मीन्स जो बिल्कुल खुश है, मीन्स वो बिल्कुल हेल्दी है पूरी तरह से। आत्मा, इंद्रिय और मन, यहाँ पर 3 शब्द हैं। हमारी सोल का प्रसन्न चित्त रहना, हमारी इंद्रियों का प्रसन्न चित्त रहना, और हमारे मन का प्रसन्न चित्त रहना। इन तीनों का प्रसन्न चित्त रहना, जब ये तीनों भी प्रसन्न चित्त हैं, तब ही कोई व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएगा। अब हम यदि इसको WHO की डेफिनेशन से आप यदि इसको कंपेयर करें आयुर्वेद की डेफिनेशन, तो देखिए ये मॉडर्न डेफिनेशन से कितनी एडवांस है। जैसा कि हम योग में कहते हैं कि चारों एस्पेक्ट जो है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो सब सही होना चाहिए, तब एक व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। यहाँ पर WHO की डेफिनेशन ने फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बताया है, लेकिन आयुर्वेद में देखिए यहाँ पर आत्मा भी है। मन तो ठीक है, मेंटल में आ गया, लेकिन आत्मा जो है वो WHO की डेफिनेशन में नहीं है। आत्मा इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर उस समय इतने एडवांस ये एक इसकी परिभाषा दे दी गई थी। आज यदि हम योग की बात कर रहे हैं तो हम योग में जो अष्टांग योग है या योग की कोई भी आप योग ले लीजिए, हठ योग लीजिए, हर एक का जो एम है, अंतिम लक्ष्य है, वो राजयोग ही है। और वो अंतिम लक्ष्य कैसे जाएगा, वो स्पिरिचुअल पाथ से ही जाएगा। तो यहाँ ये स्पिरिट की बात की है इस डेफिनेशन में। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम कहते हैं कि अरे वो साधु संत और ये उनकी बातें हैं, लेकिन ये कितने बड़े वैज्ञानिक थे। अब हम अगली स्लाइड लेंगे। मीनाक्षी जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So this next slide is saying about कि what is exactly योग. So many people they think, उनको लगता है कि जो योग है वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। देखिए, अभी मैं भी बाहर थी, मैंने भी ये समझा कि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जैसे योग शब्द बोलो तो उनके आंखों के सामने कोई भी एक पोज आ जाता है, मतलब यही योग है। पर नहीं, योग क्या है? योग है, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। जो हमारा मानसिक अनुशासन है उसका साइंस है। कैसे? ये हमारे मन को, हमारे माइंड को सुसंस्कृत बनाता है, कल्चर्ड बनाता है। कैसे? अष्टांग योग के द्वारा, या चित्त की वृत्तियों के निरोध के जो उपाय बताए हैं उनके द्वारा, या क्लेशों को दूर कैसे करेंगे तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग से, उसके द्वारा। तो ये हमारे मन को बिल्कुल सुसंस्कृत बना देता है। और इसके अलावा जब सुसंस्कृत मन बनता है तो अपने आप ही उसमें परिपक्वता आती है। तो जो व्यक्तित्व है वो परिपक्व बन जाता है। तो एक पूर्ण व्यक्तित्व कैसा है? वो सुसंस्कृत होना चाहिए और परिपक्व होना चाहिए। So this is how it will come. It will come only when you are following the path of yoga. अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 7 सीढ़ियां हैं। और 8वां समाधि है, पर समाधि इस थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता है। हम जब यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हैं तो हमारे लिए 7th स्टेप तक ये बिल्कुल जरूरी है। Then the 8th step will automatically come. Next slide, please. अब हमारे थोड़ा सा अपना जो हमारा मेन टॉपिक है कि फिजिकल और मेंटल वेलबींग कैसे आएगी। देखिए, जो यहाँ पर मैंने चित्त वृत्ति और क्लेश मैं दिखा रही हूँ। चित्त वृत्ति क्या है? मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, और ये चीजें जो घटित होती हैं उनको हम किस तरह से ले रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ निर्भर करता है कि
हमारे अंदर किस किस तरह की वृत्तियां चल रही हैं। वृत्तियां मतलब देखिए, वैसे तो हमारी सोल जो है वो प्योर है, लेकिन हमारी सोल के ऊपर सरकमस्टांसेस की वजह से या पिछली पीढ़ियों की वजह से या कुछ जेनेटिकली चीजें ऐसी आती हैं कि हमारी सोल पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज की आवृत्तियां होती हैं या लेयर्स होती हैं। दोज लेयर्स आर नोन एज मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड। जब भी हम कहते हैं कि किसी को मानसिक विकार है या कोई किसी तकलीफ से गुजर रहा है, तो ये मॉड्यूलेशंस ही होते हैं जो उसमें विकृति पैदा करते हैं। मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड का जो महर्षि पतंजलि ने बताया है अपने इसमें जो सॉल्यूशन है, वो उन्होंने कहा है कि अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस कीजिए योग की, और उसके साथ ही डिटैच करिए, उतनी चीजों को ही अपने लिए जरूरी समझिए जितना कि आपको उसकी जरूरत है बस। उसके अलावा जो है आप कोशिश कीजिए कि हर चीज से डिटैचमेंट हो, उससे लगाव वैसा ना रहे क्योंकि आपको उसकी जरूरत है ही नहीं और आपने अननेसेसरी वो चीजें पाल रखी हैं। दूसरी जो है वो है क्लेश। क्लेश जो है चित्तवृत्ति के अलावा, क्लेश हम ज्यादातर उनके लिए बात करते हैं जो आप हम जैसे लोग हैं। तो बेसिकली ये जो मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड और अभ्यास और वैराग्य की जो पद्धति है ये फॉलो करने की, ये तो थोड़ा सा हायर लेवल वाले लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मतलब योगी टाइप लोग हैं ना। लेकिन आप हम जैसे लोग तो अभी दीन दुनिया की चीजों से सफर कर रहे हैं और उसी के कारण हमें शारीरिक और मानसिक विकार आ रहे हैं। तो हम लोगों के लिए जो सॉल्यूशन है इन क्लेशों का, जो पंचक्लेश होते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको दूर करने का जो उपाय है वो है क्रिया योग। क्रिया योग में क्या है बेसिकली कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान पूरी तरह से अष्टांग योग में समाहित है। अष्टांग योग के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं वो सब योग के ही क्षेत्र के होंगे ज्यादातर लोग, तो वो वैसे ही जानते हैं ये बेसिक चीजों को। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए इसका सहारा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगली स्लाइड में प्लीज मीनाक्षी जी, नेक्स्ट स्लाइड। जी मैम, विजिबल है नेक्स्ट स्लाइड? नो, नॉट येट। मैम विजिबल हो पा रही है? अब आ गया, हाँ जी। सो इसमें देख रहे हैं हम कि मैंने 8 तरह के ये लिखे हुए हैं अष्टांग योग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि यहाँ पर जो यम और नियम है बेसिकली ये हमारे मेंटल एस्पेक्ट को क्लीन करने के लिए है, मानसिक शुद्धिकरण के लिए है ना। तीसरा जो है आसन, ये है शारीरिक शुद्धिकरण के लिए। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारे टॉपिक की, तो हम मानसिक और शारीरिक वेलबींग है ना, फिजिकल एंड मेंटल। तो यम और नियम हो गए मानसिक के लिए, आसन शारीरिक के लिए। अगेन प्राणायाम इज बेसिकली फॉर व्हाट? प्राणायाम इज टू कंट्रोल द माइंड, नॉट फॉर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इज एक्चुअली द टूल, ये तो एक टूल है। हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करते हैं ना। तो ये हो गया फिर से मन के लिए प्राणायाम। लेकिन हमको प्राणायाम के, जैसे अब हम वैष्णो देवी जा रहे हैं भाई, हम किसी भी तीर्थ स्थल जा रहे हैं, रास्ते में क्या होता है, हमको यदि हम उस डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां की जो जलवायु के हिसाब से वहां पर बादाम होते हैं, वहां सेब होते हैं, तो हमको ऐसे कुछ ना कुछ चीजें रास्ते में मिलती जाएंगी। तो ऐसे ही आप जब प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं मन के कंट्रोल के लिए, लेकिन उसको करने के कारण आपके शरीर की एक एक कोशिका जो है वो जीवित होती जा रही है। कैसे? क्योंकि नॉर्मल कोर्स में तो आप जब श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं तो आप तो 300 to 500 मिलीलीटर ही एयर को अंदर आदान प्रदान कर पाते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और अच्छी तरह से प्राणायाम करने के बाद हमारी लंग्स यदि ठीक तरीके से विस्फारित हो जाते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इट कैन गो अप टू 10 टाइम्स, मीन्स 3000 to 5000। यदि 3000 to 5000 ऐसा 10 गुना हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये जो अंदर ऑक्सीजन जा रही है, वाइटल एनर्जी, ये
नरिश करेगी ईच एंड एवरी सेल, एंड ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बेसिकली सेल, है ना, ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो बढ़ता जाएगा और इस तरह से ये हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स को, उनकी क्रियाविधि को, सबको करेक्ट करेंगे, है ना, उसको ठीक करेंगे। तो इस तरह से प्राणायाम हम कंट्रोल, माइंड कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ में जो है वो ये सारे बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो शारीरिक में भी हमें लाभ होगा प्राणायाम से। अब आता है प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। प्रत्याहार जैसे हमने टर्न किया है, अपनी इंद्रियों को रोका है, हमने कोशिश की है कि नहीं आज मुझे नहीं खाना है ये गुलाब जामुन, ठीक है, तो मुझे नहीं खाना है, मैंने अपने आप को कंट्रोल करी, मैंने अपनी जीवा इंद्रिय को कंट्रोल कर लिया। इसी तरह से मुझे नहीं देखनी है वो मूवी, वो बहुत अच्छी नहीं है, इससे तो मैं घर में अपना कोई स्टडीज कर लूंगा या मैं कुछ किसी और काम में वो समय को अपने उपयोग में लाऊंगा। तो इस तरह से जब हम सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रहे हैं, है ना। इस तरह से इंद्रियों को वश में करने से भी हमारा मन में और स्थिरता आती जाती है, माइंड कंट्रोल होता है। और इसी तरह से धारणा और ध्यान की जो स्थिति है इसमें भी वही होता है, क्योंकि आपने एक क्षेत्र से बांध दिया है और जब आप कंटिन्यूस उसी पर अपनी साधना कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा चित्त जो है उसी से जुड़ गया है और उस समय आपको अपने शरीर का भान नहीं रहेगा, चित्त उससे जुड़ा हुआ है। शरीर का भान जब नहीं रहता है तो हमारे शारीरिक पेन, हमारी शारीरिक जो हैं, हमारी शारीरिक प्लीज आपका ऑडियो बंद कर लीजिए। संध्या व्यास जी, निवेदन है आपका ऑडियो ऑफ कर लें, आपका माइक संध्या थोड़ी सी देर चुप हो जाओ मैडम, 2 मिनट। संध्या व्यास जी, आपका माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी 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 मैडम। तो ध्यान की क्रिया में ये होता है कि हम अपने शारीरिक जो सफरिंग्स, हमारी जो दुख हैं वो हम भूल जाते हैं, मतलब हमें उनका भान ही नहीं रहता, क्योंकि चित्त तो उस लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पक्ष हैं और सामाजिक पक्ष, हम सामाजिक पक्ष भी हम यम नियम के द्वारा करेक्ट करते हैं, स्वस्थ करते हैं, है ना। तो ये हमारे चारों पक्ष जो है वो अष्टांग योग में आ जाते हैं और इस तरह से अष्टांग योग जो है हमारा स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसको पूरी तरह से सार्थक करता है। इसलिए अष्टांग योग का पालन आवश्यक है, क्योंकि हमारे सारे पक्ष इससे स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यौगिक टूल्स फॉर फिजिकल हेल्थ, जो मैंने अभी बात की थी आपसे वो यही थी कि आसन और प्राणायाम भी फिजिकल, दोनों फिजिकल में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ध्यान हेल्प कर रहा है। अब हम यहाँ पर षटकर्म भी, इट्स अ पार्ट ऑफ हठ योगा। तो षटकर्म के द्वारा हम शारीरिक शुद्धिकरण करते हैं, तो अगेन इट इज हेल्पफुल इन फिजिकल एस्पेक्ट को स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है। और जो मुद्रा है और बंध है, जो हमने प्राणायाम से एनर्जी अभी अंदर ली थी उसको हमने बंध के द्वारा वहां पर स्टोर कर लिया है या लॉक कर लिया है, और मुद्रा के द्वारा हमने उसको पर्टिकुलर जगह पर जहां हमको जरूरत थी वहां के लिए उसको चैनलाइज कर लिया है। तो जैसे अब हम यहाँ बात करें मेंटल रिहेबिलिटेशन की, कोई भी ऐसा मानसिक विकृति वाला कोई व्यक्ति है, क्योंकि मानसिक रोग क्या है, इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, मोह, मत्सर, यही सब है। हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम से मन को कंट्रोल करेंगे। प्राणायाम करने के बाद जो एनर्जी अंदर बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप अपनी ये तो करते ही जा रहे हैं साधना, तो एनर्जी अंदर बढ़ते जा रही है, तो उस एनर्जी को आप बंद के द्वारा लॉक करने की प्रैक्टिस करेंगे। और देन आफ्टर दैट प्रैक्टिस देन यू विल ट्राई फॉर मुद्रा। सो मुद्राएं अलग अलग बनाने से हमारे ब्रेन में जो सेंटर्स होते हैं, ये एनर्जी वहां उन सेंटर्स को चैनलाइज हो जाती है, पर्टिकुलर चैनल को
या पर्टिकुलर सेंटर को, वो जो मुद्रा है वो वहां उसको ऊर्जा को उसी तरफ ले जाएगी। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं मुद्राओं के द्वारा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, बहुत हम इन सब की बात तो कर रहे हैं, अष्टांग योग और हठ योग और पतंजलि के हमने चित्तवृत्ति के ये निरोध के उपाय ये सब सुना पढ़ा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा यौगिक आहार भी ना। यौगिक आहार के बारे में हठ योग प्रदीपिका में तो बताया है कि भाई हमारा आहार जो है वो थोड़ा सा मधुर होना चाहिए। देखिए सुस्निग्ध, सुस्निग्ध, स्निग्ध मतलब यहाँ पर जो है कि फैटी पार्ट होना चाहिए। यहाँ पर फैट से मतलब ये नहीं कि हम तेल ले लें, पर यहाँ पर जो फैट से मतलब होता है, सबसे अच्छा जो फैट माना जाता है वो है गाय का घी, और दूसरा यदि तेल की बात करें तो तिल का तेल माना जाता है, जो सभी जगह यूज किया जा सकता है। और फिर जलवायु के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग तरह के तेल इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर सुस्निग्ध का मतलब फैट से है। दूसरा है मधुर, मधुर यहाँ पर स्वीट, मधुर मतलब मीठा, है ना। अब यहाँ पर मधुर का मतलब ये नहीं है कि किसी को तकलीफ है और वो भी मीठा खा रहा है, वो नहीं। यहाँ पर अब यदि हम मॉडर्न से रिलेट करें तो स्वीट, ऑल स्वीट थिंग्स आर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारी वो फुलफिलमेंट होती है। देख स्निग्ध है, वो फैट से पूरा हो रहा है ना। इस तरह से आहार जो है वो स्निग्ध हो, मधुर हो और चतुर्थांश विवर्जितम, मतलब हम जितना भी खाना ले रहे हैं तो हमारे जो पेट का साइज है उसका चौथाई भाग जो है वो खाली रहे। 50% पार्ट जो है, ये मैं आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 50% पार्ट जो है वो खाने से भरा हो, 25% जो है वो पानी से रहे, और another 25% we should keep it empty। सो इस तरह से ये कहलाता है मिताहार। मिताहार हमको लेना चाहिए। मित मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। तो ये हो गया अपना हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। लेकिन सात्विक फूड जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि युक्ताहार लेना चाहिए। और आपको यदि पता हो कि श्रीमद् भगवत गीता के जो 6th चैप्टर है उसका 17 श्लोक इसी बारे में कह रहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। योग में कौन है पूरी तरह से स्वस्थ, कौन है फिजिकल मेंटल, वो ही व्यक्ति योग में स्टैब्लिश्ड है जिसका कि आहार जो है वो युक्त है, प्रॉपर डाइट है, जिसकी प्रॉपर नींद है, जिसकी प्रॉपर एक्टिविटीज है। इफ he or she is doing this way then he is already established in yoga। तो वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हेल्दी है पूरी तरह से। इसके अलावा सात्विक फूड जो है वो क्या करता है, क्योंकि अपन ऐसा कहते हैं ना, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। आहार आपने अच्छा लिया, शुद्ध लिया, तो आपका मन ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। तो मानसिक विकारों को शुद्ध करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपका आहार जो है वो ताजा हो, शुद्ध हो। पकाने के बाद हमें कोई भी आहार है वो वैसे तो देखिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो विद इन 45 मिनट्स यूज कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। खाना बनाया और उसके बाद 45 मिनट में आप उस खाने को खाना खा लीजिए। ज्यादा से ज्यादा है तो उसका 3 आवर्स टाइम है, 3 घंटे, और 3 घंटे के बाद फिर हमें खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए। उसके बाद वो खाना जो है वो धीरे धीरे फर्मेंटेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है, मींस उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु आने लगेंगे। तो दैट फूड इज नॉट गुड फॉर लाइक आवर फिजिकल बॉडी, फॉर आवर मेंटल बॉडी। और इस तरह का आहार क्या है, हमारी लॉन्जिविटी बढ़ाएगा, हमारा जो है सत्व गुण को बढ़ाएगा, अंदर तम गुण दूर करेगा, हमारी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, मेंटली फिजिकली वी विल बी स्ट्रांग, हेल्दी होगी, हैप्पीनेस आएगी। और फिर ऐसा खाना खाएंगे तो हम जॉयफुल भी फील करेंगे, क्योंकि अंदर सत्व गुण बढ़ता जा रहा है, तो जॉयफुल फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now here see asanas yogic tool for physical well-being। तो हम ऐसा जानते हैं कि आसन से क्या होता है, आसन से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारा स्टिफनेस चली जाती है, पेन चला जाता है,
फिर उसके बाद हमारे सारे सिस्टम्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है. एट द सेम टाइम, बिकॉज इन आसन वी आर सिंक्रोनाइजिंग विद रेस्पिरेशन ऑल्सो. तो जब हम रेस्पिरेशन से अपनी श्वास से सिंक्रोनाइज करते हैं अपने बॉडी के पोस्चर्स को, तो उससे ज्यादा हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उस समय, और उस वजह से जो सिंक्रोनाइजेशन से हमारी एक्टिविटी जो है हर ऑर्गन की वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, वाइटल एनर्जी मिल रही है ना. इसी तरह से आसनों में हम जब भी करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कब हम अपनी चेस्ट को फैला रहे हैं, कब हम सिकोड़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से, क्योंकि हम उस समय जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते तो एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ आवर लंग. सो इस तरह से क्या होता है कि आसनों से हमारी पूरी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वेलबींग होती है हमारे पूरे शरीर का. हम शरीर तक ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यही ऑक्सीजन जो है ये इसका लेवल बढ़कर ये ब्रेन की तरफ भी जा रहा है. सो ये इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल पार्ट. तो दोनों चीजें हो रही है. अब जब मेंटल पार्ट, ब्रेन की तरफ ये सब ऑक्सीजन बढ़ रही है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो रिलेटेड टू नर्वाइन सेल्स. वो भी एक सेल है, वो भी सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उनको अच्छे से मिलता है. तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस फ्री करते हैं, वो भी सिक्रीट होना शुरू हो जाता है. तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाई दीज आसनास आर इम्पॉर्टेंट. कई लोग कहते हैं कि अरे आसन भी जरूरी है क्या इसमें करना. हाँ, आसन बिल्कुल जरूरी है अष्टांग योग में, उन्होंने रखा है, ये इसीलिए रखा है. अल्टीमेटली तो माइंड कंट्रोल करना है, बट यहाँ पर आसन इसलिए जरूरी है कि हैप्पीली सारी चीजें हो इन अ रिलैक्स्ड मोड. तो उसके लिए हम ये करेंगे तो सिक्रीशन किस चीज का होगा, हैप्पी हार्मोन्स का, सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन. इसके अलावा जो गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड है, ये भी हैप्पीनेस के लिए और ब्लिसफुल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये भी सिक्रीशन होता है. इसलिए कई लोग क्या होता है कि आपके पास आते हैं, किसी जनरल बोलेंगे कि जनरल फिटनेस के लिए हमें ये करना है, योगा करना है ना, ठीक है. उन्होंने आसन वगैरह किए थोड़े दिन, और फिर उसके बाद देन आफ्टर 1 month और 2 month देन दे स्टार्ट सेइंग कि मुझे ये भी प्रॉब्लम थी, वो भी प्रॉब्लम थी. उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया था, बट वो सब करेक्शन हो गया. मेरा सिर बहुत दुखता था, मैं बहुत जल्दी से गुस्से में आ जाती थी पहले, और मुझे जेलस फील होती थी लोगों से. किसी का अच्छा होता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था. ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जाने लगती हैं, उनको पता भी नहीं होता है ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इंटरनली ये सारे चेंजेस आ रहे हैं. इस तरह से ये हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, अपने जो बॉडी सिस्टम्स हैं वो करेक्ट हो रहे हैं, और इस वजह से धीरे धीरे करके उनके सारी जो एलिमेंट्स थे, उनकी जो छोटे छोटे डिसऑर्डर्स थे, कोई प्रॉब्लम थी, वो सब ठीक होती जाती हैं. तो वो अच्छा फील करने लगते हैं. तो इस तरह से फील गुड वाली स्थिति आती है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ व्हाट इज मेंटल हेल्थ. यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया है कि हमारा मेंटल हेल्थ हम कब कहेंगे कि भाई जब इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली इफ वी आर ओके, है ना, हम बिल्कुल हम हेल्दी हैं, सबसे अच्छे से डील भी कर पा रहे हैं, है ना, ऐसा कोई मानसिक विकार नहीं चल रहा है कि हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा किसी चीज से लगाव है, या हम बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे वाले जब या लोभ है या भय है, इवन फियर, इस तरह की चीजें जब नहीं है और हम स्टेबल रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मेंटली यू आर हेल्दी. तो ये थोड़ा सा एक ऐसे ही क्यों बताया था कि वैसे आप लोग सब जानते होंगे इस बारे में, लेकिन इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ये तीनों एस्पेक्ट यदि बिल्कुल हेल्दी है, देन ओनली वी कैन से दैट पर्सन इज मेंटली हेल्दी. नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So we were talking about the yamas and ये आपको तो मालूम ही होगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह. ये चीजें हैं. ये देखिए, इसमें इससे हमारा मानसिक शुद्धिकरण होता है इन चीजों से, और सबसे ज्यादा जो फायदे होते हैं वो यम से ही होते हैं कि इससे हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है. क्लियर कैसे कि हम
हमारी पर्सनालिटी और ज्यादा हम ऑनेस्ट होते जाते हैं। हार्मोनियसनेस आती है कैसे, कि यदि आपके पास कोई चीज ज्यादा है और आपके ही पड़ोसी, आपका ही फ्रेंड कोई भी है, उसके पास वो चीज नहीं है, तो देन यू विल फील दैट शेयरिंग हैबिट। शेयरिंग हैबिट कैसे आती है? ये आती है यमों के पालन करने से। यमों के पालनों में एक जो चीज है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नो स्टोरेज। अब आपके पास तो 5 पेन है और आपके जो मित्र हैं उसके पास एक भी पेन नहीं है, तो आपकी ड्यूटी है कि यू शुड शेयर। तो जब हम यमों का पालन करते हैं तो ऐसी शेयरिंग वाली फीलिंग आती है। तो धीरे धीरे ये चीज जब बढ़ती जाती है तो हमारे अंदर ये इंडल्ज होता है हार्मोनियस हैबिट। हार्मोनियस कैसे, कि वो समत्वम योग उच्चते जो बोलते हैं ना, कि समत्व का भाव हम में पैदा होगा। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत सारा इकट्ठा अपने पास रखूं, नहीं मैं क्यों शेयर करूं उससे। हमारे ऐसे शेयरिंग वाली फीलिंग आने लगती है। इसके अलावा हमारी जो एक्शंस हैं वो भी बहुत डीप होती जाती हैं। पहले हम बहुत शैलो किसी चीज को सोच रहे थे और उसी के हिसाब से हम रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन आफ्टर दिस फॉलोइंग ऑल दीज यमास, हमारी जो एक्शंस हैं वो धीरे धीरे डीपर होती जाती हैं, हमारी थॉट प्रोसेस डीप होती जाती है। तो ऐसे आपके नेचर में डेप्थ आती जाती है। हम ऐसा कहते हैं ना कि फलाने के देखो उसका स्वभाव तो कोई गहरा स्वभाव नहीं, बड़ा उथला हुआ सा स्वभाव है। ये स्वभाव में ऐसा चेंज लाता है। इसी तरह से नियम जो है और इसी का ही जो यम है वो हमारे नेचर में अच्छे कैरेक्टर्स इनकलकेट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे नियम। नेक्स्ट स्लाइड। नियम जो है वो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कि इससे अगेन मेंटल प्यूरिफिकेशन होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है। देखिए हमसे कभी अच्छा भी होता है, कभी हमसे बुरा भी हो जाता है, लेकिन हम अपनी बुराई को छुपाते नहीं है। यहाँ आंतरिक शुद्धिकरण होता है। शौच मीन्स बाह्य शुद्धिकरण एंड आंतरिक शुद्धिकरण। तो आंतरिक शुद्धिकरण, आपकी आत्मा क्लीन होती जा रही है, जो उस पर वृत्तियां थी, जो इम्प्योरिटीज की लेयर्स थी, वो हटती जा रही हैं। तो ऐसे सेल्फ एक्सेप्टेंस आती जाती है कि हमसे कुछ बुराई भी हुई है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बढ़ती जाती है। किसी को भी समझने की शक्ति जो है वो हमारी बढ़ती जाती है। और इसी तरह से हम अपनी जो लाइफ है, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल अनुशासित हो जाती है जब हम यम नियम का पालन करते हैं। और इस तरह से नियम भी हमारे स्वभाव में जो अच्छाइयां हैं उनकी बढ़ोतरी करता जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो मेंटल विकार हैं उनको दूर करने में सहायक होता है। और जब मेंटल विकार दूर होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो हेल्दी होती जाती है, क्योंकि मानसिक यदि रोग नहीं है तो आप शारीरिक रूप से भी अच्छा गुड फील करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट यौगिक टूल फॉर मेंटल वेलबींग। क्या है यौगिक टूल मेंटल वेलबींग का? यम नियम के बाद हमने आसनों की बात पहले की है, अब हम प्राणायाम की बात करें। कि प्राणायाम जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ा देता है। ये हमारे न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म को बढ़ाता है। और जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, हम किसी भी चीज से एकदम से रिएक्ट करते हैं, उन चीजों को सप्रेस करके, मींस यहाँ पर कंट्रोल करके उसको ठीक करता है। एंजाइटी और स्ट्रेस को तो दूर करता ही है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बहुत सारी स्टडीज रिसर्च हुई हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर से, वो ये कहते हैं कि जो हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब इज बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर द जजमेंट, हमारी मेमोरी के लिए, उसके बाद अटेंशन के लिए, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है उसके लिए। तो ऐसे ये फ्रंटल लोब को करेक्ट करता है प्राणायाम। इट मेक्स दिस फ्रंटल लोब मोर एक्टिव। यहाँ की सेल्स को, क्योंकि हम अपने ब्रेन का बहुत छोटा सा हिस्सा यूज करते हैं, तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये जो एरिया है ये एक्टिवेट हो जाता है एंड it is actually helpful for so many things. इंटेलेक्चुअल पार्ट इससे बढ़ता जाता है।
Okay. Next is again the next slide, please. सो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि जब हमने प्राणायाम करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं हमारे फ्रंटल लोब में, और फिर क्योंकि प्राणायाम के बाद ही प्रत्याहार धारणा और ध्यान वाली स्थिति आती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ध्यान कुछ हद तक शुरू हो जाता है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं ना, एक श्वास पर ही यदि कर रहे हैं तो आप फोकस तो कर ही रहे हैं एक जगह, तो वहीं से ध्यान की स्थिति शुरू तो हो जाती है। तो जब ये फ्रंटल लोब पर चेंजेस आते हैं तो यही चेंजेस जो है वहां पर हमारे जो मस्तिष्क की संरचना में जो ग्रे मैटर होता है, विच इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलेक्ट पार्ट, तो उसमें चेंजेस लाता है और उसकी थिकनेस बढ़ा देता है। तो ये एक्चुअली चेंजेस जो हैं सारे रिसर्च में देखे गए हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई एवरीबडी इज सेइंग कि दैट most of the doctors and researchers, they started saying कि meditation जो है mindful meditation where we focus on our breath, जहाँ पर हम अपनी श्वास पर अपनी चित्त को केंद्रित करते हैं, वो बहुत ही जरूरी होता है और बहुत लाभदायी है। तो इस तरह से यहाँ इस पिक्चर में यही बताया गया है कि किस तरह से ये माइंडफुल मेडिटेशन जो है वो हमारे ब्रेन में चेंजेस लाता है फ्रंटल लोब में। Next slide, please. Now the one more thing is there कि फ्रंटल लोब में ग्रे मैटर में हमने चेंजेस के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि ब्रेन वेव्स जो हैं, ब्रेन वेव्स क्या करती है, हमारे जो अंदर न्यूरो कनेक्टर्स हैं, हमारी नर्व सेल्स जो हैं वो ऑन ऑफ होती रहती है ना, जुड़ती हैं और कनेक्शन टूटता है। तो ब्रेन वेव्स जो हैं ये हमारे जब हम प्राणायाम या माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं, श्वास पर ध्यान को केंद्रित करते हैं और देर तक जब हम ये करते जाते हैं तो धीरे धीरे ये कनेक्शन जो है इनका ये पक्का होता जाता है। और ये ब्रेन वेव्स देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 5 तरह की ब्रेन वेव्स है, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है येलो से, आप देखेंगे कि पीले रंग से जो हाईलाइट किया हुआ है अल्फा एंड थीटा वेव्स, ये हमारी लर्निंग एबिलिटी, ओवरऑल मेंटल वेलबीइंग बढ़ाते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल वेलबीइंग। सो अल्फा एंड थीटा वेव्स जो हैं वो माइंडफुल मेडिटेशन में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं और यह हमें इस तरह से हेल्प करते हैं कि इससे लर्निंग एबिलिटी और मेंटल वेलबीइंग जो है वो एनहांस होता है। ठीक है, हम अगली स्लाइड में चलेंगे। See in this next slide आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है और ये श्लोक जो है पतंजलि योग दर्शन के समाधि पाद में जो फर्स्ट चैप्टर है 1.33 33 सूत्र है ये। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन है उसमें देखिए मैत्री है, करुणा है, मुदिता है और उपेक्षा है। मैत्री फ्रेंडशिप, करुणा काइंडनेस, मुदिता जॉय एंड उपेक्षा है, यहाँ पर पेक्षा लिखा है, वो अब यदि हम संधि विच्छेद करेंगे उसका तो वो उपेक्षा है। उपेक्षा मीन्स इनडिफरेंस और इग्नोर करना और थोड़ा सा उस चीज से लापरवाह हो जाना। अब यहाँ पर ये क्यों बोला है, पतंजलि मुनि ने कहा है कि ये जो 4 हैं, देखिए, की फॉर हैप्पी लिविंग, की फॉर हेल्दी माइंड, की फॉर जॉयफुल माइंड, की फॉर मेंटल हेल्थ, चित्त प्रसादन नाम दिया है इसमें। आप लास्ट में देखेंगे तो भावना चित्त प्रसादनम लिखा है इसमें। तो चित्त प्रसादन मतलब हमारे चित्त को हम कैसे खुश रख सकते हैं, कैसे हैप्पी मोड में रख सकते हैं, उसके ये बड़ी आसानी से उन्होंने एक सूत्र में 4 कुंजियां दे दी हैं। कैसे कि यदि कोई बहुत अच्छे कंडीशन में है, सुखपूर्वक है, कंफर्टेबल स्थिति में है, सुख में है, तो उससे मैत्री रखिए, उससे आप जेलस मत फील कीजिए। ज्यादातर कई लोगों को क्या होता है, कोई बहुत अच्छा देख रहे तो अरे मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ये है,
तो वो उससे जेलस फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर इस उसमें बताया है कि जो सुखी है उससे मैत्री का भाव रखिए, जो दुखी है उससे करुणा का भाव रखिए, जो जॉयफुल है, अच्छी स्थिति में है, उससे कैसे आपको करना है, पुण्य आत्मा है वो, कोई बहुत अच्छा पुण्य आत्मा, उसको कुछ कोई मतलब नहीं, वो जैसा भी है उसी में सेटिस्फाइड है एंड ही इज हैप्पी, और वो पुण्य आत्मा अच्छे पुण्य कर्म कर रहा है, तो उससे आपको कैसा रखना है, आप उसके साथ हर्ष से रहिए, जॉयफुल रहिए। और इसी तरह से जो अपुण्य आत्मा, पुण्य यहाँ पर पाप कर्म करने वालों के लिए कहा है। पाप कर्म से मतलब कि बहुत सारे लोग हैं कि हमें ऐसा होता है ना आम उसमें भी कि ओ उसने ऐसा कर दिया, उसने ये बुराई कर दी, अब हम उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। या आप समझा रहे हैं उसको एक दो बार और फिर भी वो मान नहीं रहा और उसने वही करना है जो गलत काम है, ऐसा होता है। तो पतंजलि मुनि ने कहा कि आपको अपने चित्त को प्रसन्न रखना है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रखना है, तो व्हाट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स दोज पीपल जो ऐसे सिंफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके साथ आपको कहना है आप एक दो बार उन्हें समझाइए, जस्ट गिव देम चांस टू करेक्ट देयर दैट प्रॉब्लम। If they are ignoring you, they don't understand this, then you just ignore them. फिर उनसे थोड़ा सा इंडिफरेंस रखिए। तो आप इन चारों जो ये कुंजियां हैं, इनको आप समझकर क्या कर सकते, बड़े आसानी से देखिए, मैं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है श्लोक। एक श्लोक में 4 चीजें और हर तरह का आ जाता है इसमें। आप समाज में हर तरह के लोग जो है ना, आप वो उनका समावेश कर दिया गया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, भावना तश चित्त प्रसादनम। ऐसी भावना रखेंगे ऐसे लोगों के साथ, जो सुखी है उसके साथ मैत्री, जो दुखी है उसके साथ करुणा, जो पुण्य आत्मा है उसके साथ मुदिता हर्ष, और जो अपुण्य आत्मा है उसके साथ इंडिफरेंस, थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यदि ऐसा भाव आप रखेंगे देन यू विल बी ऑल टाइम हैप्पी। ओके, ये उन्होंने एक छोटे से सूत्र में बता दिया था। सो इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ अच्छी है तो फिजिकली यू विल बी ओके। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ हियर दिस स्लाइड इज सेइंग अबाउट कि योगा प्रैक्टिसेस करने से अब हमारे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो तो आते ही हैं इस तरह के कि कहीं बॉडी वेट कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, हमने क्योंकि अपने आहार का ध्यान रखा था, हम मिताहारी हो गए थे, तो हमने हमारा कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा था वो भी नॉर्मल पर आ गया है या कंट्रोल में आ गया है। ग्लूकोज लेवल, क्योंकि आप मिताहार हैं, आप इवन आप मधुर चीजें ले रहे हैं लेकिन मिताहारी हैं, अल्प मात्रा में ले रहे हैं, जितना जरूरी है शरीर को आपने 1/4 पार्ट खाली रखा है ना। आप ऐसा भर भर के नहीं खा रहे हैं कि आपकी सांस भी नहीं आ रही है। तो जब आप इस तरह का भोजन लेते हैं और ऐसे नियम पालन करते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल भी ठीक है, और फिर हमारे शरीर की सारी शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो बैलेंस में चलती हैं। वात पित्त कफ सब समान समावस्था में रहते हैं, और जब समावस्था में रहता है, विषमावस्था नहीं आएगी तो कोई विकार होंगे ही नहीं। तो ये है फिजियोलॉजिकल चेंजेस when we practice yoga। then psychological changes जब आते हैं, क्या कैसे आते हैं कि हमारा मूड जो है वो हैप्पी मोड में हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, और इसके बाद हमारा स्ट्रेस लेवल जो है बिकॉज ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स, ये स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। हमारी जो सेल्फ एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप चाहे यम नियम का पालन कर रहे हैं या आसन प्राणायाम कर रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी तो बढ़ेगी हर तरह से, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसी तरह से जो आपने क्योंकि कंट्रोल आता जा रहा है मन पर, तो आपने बहुत सारी सिंफुल एक्टिविटीज या बहुत कुछ बुराइयां देखते हैं तो उससे अपने आप को दूर करिए, देन यू आर नाउ इन क्वालिटी लाइफ। तो आपकी लाइफ भी क्वालिटी वाली हो जाती है। और इसके बाद जो है क्योंकि अब आप हर चीज को फॉलो कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी डेप्थ पे जा रहे हैं, तो देन हर सब्जेक्ट के लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होती जाएगी और आपके स्वभाव में वो गहराई आती जाएगी। So these are the psychological changes when we practice yoga. Then behavioral changes, again it is related to psychological part. Physical activities भी behavioral changes कैसे, ये अपन सोशल पार्ट से भी, सोशल एस्पेक्ट से भी इसको जोड़ सकते हैं।
कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती। पहले तो क्या था, आप डल थे, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, अब आपने योगा प्रैक्टिस किया, प्राणायाम किया, सारी सेल्स जो है एक्टिवेट हो गई, सेल्यूलर एक्सप्रेशन बढ़ा, सारे हमारे सिस्टम्स एक्टिव हो गए, तो हमें चीज अच्छा लगने लगा। अब हमें हर्ष भी है, कुछ चीज करने की इच्छा भी है, तो देन यू विल ट्राई टू डू मेनी एक्टिविटीज। तो इस तरह से हम शारीरिक श्रम भी करना शुरू कर देते हैं, और भी चीजों में हम अपना श्रमदान देना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आप बहुत सारी चीजें समझने लगे हैं। डाइट आपकी हेल्दी हो जाती है बिकॉज यू आर फॉलोइंग दिस यौगिक आहार, सात्विक फूड, मिताहारी हैं आप, और आहार को युक्त रूप से ले रहे हैं, युक्त आहार। अब सोशल सर्कल भी आपका अच्छा हो गया है, क्योंकि नाउ यू आर फॉलोइंग दिस यम एंड नियम, एंड यू अंडरस्टैंड अबाउट कि भाई अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए। कैसे? मन वचन कर्म से। तो जब हम मन वचन कर्म तीनों एस्पेक्ट पर कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा सोशल सर्कल जो है वो अच्छा होता जाता है। सोशल एस्पेक्ट, जो सोशल हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती जाएगी। सो दिस वे योगा हेल्प्स इन all, like we can say, all aspects we are improving: social, physical, psychological, emotional, spiritual aspect. Okay, so I hope you could understand and you enjoyed this. And at last, I will say that yoga should be part of our life to keep our body, mind, and soul healthy, free from diseases, and progressive. It encourages physical, mental, social, emotional, and spiritual well-being. Dhanyavad. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद रीता मैम, आपने अपना इतना कीमती समय दिया हमारे वेबिनार को। जी मैम, एक्चुअली मैं सभी श्रोताओं को और हमारे स्पीकर्स को बताना चाहूंगी, कुछ आकस्मिक कार्यालयीन कार्यों की वजह से हमारे निदेशक और कन्वेनर मैम ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनकी जगह पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अनुभवी प्राध्यापक को। जी श्री राम नागर सर ज्वाइन कर रहे हैं। जी आपका स्वागत करती हूँ राम नागर सर। जी नमस्कार मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। नमस्कार जी। आ रही है आवाज मैडम? हाँ जी, आ रही है। ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू। नमस्ते मैडम। सबसे पहले ये है कि NIMHR जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, ये एक ऐसा संस्थान है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2019 में ये एस्टेब्लिश किया गया है। बेसिकली इस संस्थान का जो उद्देश्य ये है कि जो हमारे मेंटल इल पेशेंट हैं जितने, उनको रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करना, साथ ही साथ इस क्षेत्र में स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में कुछ ट्रेन मैन पावर डेवलप करना, रिसर्च एंड डेवलप करना। इस तरीके जो हमारे इस संस्थान के बेसिकली जो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। आज का ये जो वेबिनार है, मैं कुछ समय तक तो सुन पाया था, बीच में कुछ ऑफिशियल कारण की वजह मैं नहीं सुन पाया था, माफी चाहूँगा इसके लिए। आज के वेबिनार से मुझे तो पता चल रहा है कि योग, हमारे जो योग का कितना इम्पोर्टेंस है हम सबकी जिंदगी में। आज की जिंदगी शायद हम सभी की तनाव भरी है, और मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हम दौड़ते ही रह रहे हैं, और इस तनाव भरी जिंदगी में मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए ये योग बहुत जरूरी है। और हम योग से एक अपना स्वस्थ रह सकते हैं, मेंटली स्वस्थ रह सकते हैं, फिजिकली रह सकते हैं, सोशली रह सकते हैं, स्पिरिचुअली रह सकते हैं। और ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर हेल्दी माइंड है तो हेल्दी शरीर है, तो हेल्दी माइंड भी है, और हेल्दी माइंड रहेगा तो हेल्दी सोच आएगी, और हम एक अच्छे समाज का भी निर्माण कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें। तो आज के ये जो वेबिनार हुआ है, मालवा मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो पैटर्न मैडम, जो संरक्षिका मैडम है, डॉक्टर उषा कृष्णन मैडम, हम अपने NIMHR के परिवार के तरफ से, अपने मिनिस्ट्री की तरफ से
मैडम का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैडम, आपने ये हम सबके साथ मिलकर के ये कार्यक्रम किया, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ मैडम। साथ ही साथ जो हमारे प्रवक्ता मैडम डॉक्टर मैडम ने जो है थोड़े समय में काफी अच्छी तरीके से बहुत अच्छी स्लाइड्स दिखाए। मैडम, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ रीता शर्मा मैडम, जो अभी स्लाइड्स देख रहा था, मैडम काफी संस्कृत के भी श्लोक पढ़े बताए। मैडम, मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव की टीम है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने समय दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अलावा शायद ये सज्जन जो अपना वीडियो ऑन किए हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या? चलिए, ओके, आई थिंक तो सभी का एक बार धन्यवाद। हम अपने एनएमएचआर की तरफ से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आई थिंक हमारी आवाज जा रही है? हेलो, हमारी आवाज जा रही है सर? सर, मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ हूं और हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का विद्यार्थी रहा हूं। इसी वर्ष उत्तीर्ण हुआ हूं। सर, इति मैम, आपका प्रेजेंटेशन इतना बेहद जानकारी पूर्ण था कि अगर पीपीटी अगर आप अपना शेयर कर दें, तो अगर आप अपना मेल दे देते तो मैं आपको मेल पर मैसेज कर दूंगा, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा पीपीटी। चैट बॉक्स में आप अपना मेल डाल देते तो शायद हम तक वो पीपीटी पहुंच जाता। क्योंकि आपका जो कल से मैं कार्यक्रम में योगा दिवस पर जुड़ा हूँ कई कार्यक्रम में, मगर इति मैम आपका जो मैंने विश्लेषण जो आपका देखा बताने का सारा चीज, मुझे एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिला और मैं कोशिश करूंगा कि उसे और अन्य लोगों तक उस आपकी पीपीटी को पहुंचाऊं। मेरा ये प्रयास रहेगा। मुझे अच्छा लगा ये कार्यक्रम। सर आराम सर, एक मैं चाहूंगा कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग भी है, क्या यूट्यूब पर उपलब्ध है? यूट्यूब पे मैं अभी इस बारे में मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मैं एक बार मैडम से पूछना पड़ेगा। ऐसे सर मैं बता दूं, ये इसकी जानकारी हमें फेसबुक के माध्यम से मिली थी, जहां से मैं जुड़ा था यहाँ। अगर जिस जगह से हो सकता है, अगर यूट्यूब पर अगर इसका रिकॉर्डिंग अगर अपडेट होता होगा तो आप वहाँ अपडेट कर दीजिएगा, मैं वहां से ले लूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि इस तरह का इति मैम से देखिए, कोरोना काल ने एक नया अवसर हम लोगों को दिया, ये नया प्लेटफॉर्म दिया है। और ये नया प्लेटफॉर्म बताइए कि आज आप लोगों ने कार्यक्रम करवाया, इति मैम से मैं मिला, रीता मैम से मैं मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इस तरह के सेशन ऑनलाइन होने से मैं दूर दराज बैठे लोग जो है कम फोन करके तो कुछ सीखने का और जानने को तो मिलता है। ये तो लाभ हुआ है, कम से कम कोरोना काल ने ये दिया है हम लोगों को। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जो भी आपने हमारी तरफ से, एनएमएचआर की तरफ से, और जो भी मालवा मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो भी सहयोग हम कर पाएंगे, आप सबका जरूर सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आप वहां से जुड़े, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मीनाक्षी मैडम, और कुछ है? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एनएमएचआर को रिप्रेजेंट किया। और मैं इसके साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी एमएमएचओ को, हमारे मालवा मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, डॉक्टर उषा कृष्णन मैडम का पुनः धन्यवाद, दर्शक के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर नेहा राठा मैम को, जो उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया। साथ ही बहुत धन्यवाद डॉक्टर रीता शर्मा मैम, जो आपने सभी को प्रणाम। Thank you so much, everyone. Thank you. धन्यवाद उषा मैडम। उषा मैडम, मैं आपसे तबेला वाले कॉलेज में कई बार। आप लोग सबका बहुत उषा बढ़िया मैडम, रहा, मैंने आपको और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हाँ जी, तो बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके, और कोशिश करेंगे कि आप लोग सबका सहयोग हमको बाद में भी मिलता रहे, जब भी इस प्रकार की कोई भी आयोजन हो। धन्यवाद।
आप सभी को धन्यवाद। इसके साथ हम वेबिनार का समापन कर रहे हैं। इसे आशा के साथ कि हम दोबारा इस तरह के वेबिनार का मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और रिहेबिलिटेशन के साथ दोबारा इस तरह के कई वेबिनार हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। आप सभी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।